नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम TCS के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए कल आखिरी मौका था, तो बहुत लोगों ने खरीदारी की, लेकिन आज शेयर 3.5% क्रैश हो गया है। तो लोग पैनिक में आ चुके हैं कि इतनी गिरावट क्यों हुई है, क्या रिटेलर्स को फंसाया गया है, ऐसे भी डाउट आना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि रिकॉर्ड डेट क्या होता है। जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर करती है, जैसे कि डिविडेंड है, बोनस है, स्प्लिट है या फिर बायबैक है, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं कि इस दिन पे जिसके भी पास डीमैट में शेयर्स रहेंगे उसको कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो लोग सब खरीदना चाहते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन पहले तो खरीदना ही पड़ता है, वरना शेयर्स डीमैट में नहीं आएंगे। तो तब तक आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन एक्स रिकॉर्ड डेट यानी कि रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले अगर कोई शेयर खरीदेगा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, उसे कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो पॉजिटिव सिनेरियो चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है और जनरली शेयर में गिरावट होती है और ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। तो TCS के साथ भी यही हुआ है। TCS के बायबैक का आज एक्स रिकॉर्ड डेट है, इसीलिए TCS में गिरावट देखने को मिली है। ये एक्सपेक्टेड था कि TCS में थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। रिटेलर्स को फंसाया गया है, ऐसा कुछ भी यहां पर होता हुआ नजर नहीं आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कारोबार है, उसके बावजूद हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 37% है, ROC 49% है, जो कि अपने एवरेजेस से ऊपर नज़र आते हैं। तो ऑफकोर्स ये भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.75% है, जो कि अपने एवरेजेस से स्लाइटली नीचे नज़र आते हैं। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट तो नज़र आती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 72.19% है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा प्लेज भी है। म्यूचुअल फंड 3%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.6%, FII 15%, रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 5%, जिसमें से प्योर रिटेल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का होता है तो वो तो आपको 3.5% के आसपास ही नजर आते हैं। एनालिस्ट के बारे में बात करें तो 43 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 58% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 4900 का टारगेट है, मीडियन है 4100 का टारगेट और लोअर साइड पे 2900 का टारगेट बताया जा रहा है। तो क्या ये लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, ये हम चार्ट पर देखेंगे। 14 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 37 का PE रेशियो है, तो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत सस्ता नहीं है और हिस्टोरिकल PE के हिसाब से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई, 10% नीचे आया, 3600 पे सपोर्ट लिया, थोड़ा साइडवेज हुआ और आज वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई थी, गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे के लेवल से कोई खास रिकवरी नज़र नहीं आती है। जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन TCS में ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मार्च क्रैश के बाद से 1500 के लेवल से ये 4000 तक पहुंच चुका है और अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर जनरली ये सपोर्ट लेता है और वहां से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। हालांकि अक्टूबर में ये लेवल टूट गया था, लेकिन थोड़ा साइडवेज होकर वापस ऊपर चला गया। फिलहाल ये लेवल हमें वापस टूटता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 48.58 है, वीकनेस दिखाई पड़ती है। ओवरबॉट कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है, इसी ट्रेंड लाइन पे आता है स्टॉक, सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता है। लेकिन आज हमें ये ट्रेंड लाइन नीचे जाती हुई नजर आई है, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। शॉर्ट टर्म में ये फिलहाल स्टॉक वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मिड टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सिचुएशन इतनी भी खराब नज़र नहीं आती। मिड टर्म का जो ट्रेंड लाइन है वो अभी भी हमें इंटैक्ट ही नज़र आता है। यहाँ पर स्टॉक आ चुका है, यहाँ से सपोर्ट लेगा या और नीचे जाएगा ये तो हमें
आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मिड टर्म आपको इतना ज़्यादा खराब नज़र नहीं आता। मिड टर्म का आउटलुक तो स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो यहाँ पर अभी सवाल ही आता है, स्टॉक में गिरावट हो रही है तो करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पैनिक में आ चुके हैं। तो अगर आपने बायबैक के लिए खरीदा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। गिरावट होती है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें जो कि फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए 3400 का लेवल एक अच्छा लेवल है। 3400 से 3500 का लेवल, यहाँ पर अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और जो एनालिस्ट ने 2900 का लेवल बताया था वो तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि बाय चांस अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3200 का लेवल है। उसके बाद 3000 का भी एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पर ज़्यादा गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 3400 3500 के जोन में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। आईटी सेक्टर ऑलरेडी ग्रोइंग था, लेकिन कोविड के बाद तो ग्रोथ बढ़ गई है। डीआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा बहुत बढ़ाया है, प्रमोटर के पास ही ज़्यादा होल्डिंग है, इसीलिए यहाँ पर डीआईआई एफआई के पास ज़्यादा होल्डिंग बचती नहीं है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर हमें बुलिश नज़र आते हैं। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक थियरी बताना चाहूँगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये थियरी बताई थी। उसने नोटिस किया कि जब भी टीसीएस का बायबैक आता है वो 10-15% के प्रीमियम पे आता है। सब लोग वो खरीदना चाहते हैं और शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। टाटा सन्स भी ऑफकोर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, उसके पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो बायबैक में वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जो रिकॉर्ड डेट है तब तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन चलता है, और रिकॉर्ड डेट जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद शेयर में आपको थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलती है, जैसा आपको आज देखने को मिला। जैसे स्टॉक ये नीचे आ चुका है ऐसे ही हमें हर बार थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलती है। तो बहुत से ऐसे वीक हैंड्स होते हैं जो कि मालूम है हम बायबैक के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन पैनिक में आ जाते हैं। और कई लोग आज भी रहेंगे जिन्होंने बेच दिया, तो ऐसे वो लोग बेच देते हैं। तो उनके जो शेयर्स हैं वो तो बायबैक में पार्टिसिपेट हो ही नहीं सकते। आई होप आप ये समझ चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज मैंने कल शेयर्स खरीदे हैं, मैंने शेयर्स खरीद लिए, मैंने सोचा मैं बायबैक में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन अभी शेयर्स आज नीचे चले गए तो मैं पैनिक में आज मैंने शेयर्स को बेच दिया। तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से शेयर्स मेरे पास है, लेकिन एक्चुअली अभी मैंने शेयर्स बेच दिए हैं तो वो किसी और के पास चले गए हैं। तो वो जो पर्टिकुलर शेयर है वो तो शेयर बायबैक में जा ही नहीं सकता, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के हिसाब से मेरे पास होने चाहिए, लेकिन जब टेंडर करने की बारी आएगी मेरे पास रहेंगे ही नहीं, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे भी बहुत से शेयर्स होते हैं जो कि बायबैक में से निकल ही जाते हैं। और उसने मुझे ये भी बताया कि जनरली जब भी टेंडर करने की डेट आती है, फिलहाल तो रिकॉर्ड डेट है, जब भी टेंडर करने की बारी आएगी स्टॉक में तेजी आना शुरू हो जाता है। स्टॉक हमें वो बायबैक के प्राइस तक जाना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 4500 का, ये बायबैक का प्राइस है। पहले 3000 पे आया था, तो पहले भी टेंडर करने की बारी आती है तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है। तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-5% का डिफरेंस है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, सारे शेयर्स में मार्केट में ही बेच देता हूं। तो ऐसा होता है कि वो मार्केट में बेच देते हैं, तो उनका जो कोटा है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। टाटा सन्स वहां पर शेयर्स को बायबैक कर देते हैं, तो मेजर बेनिफिशियरी यहां पर टाटा सन्स होते हैं। उसका रीज़न क्या है? सपोज टाटा सन्स को पैसे चाहिए शेयर्स बेचने हैं, तो अगर वो मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो 3800 में बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर टीसीएस बायबैक करती है तो 4500 के प्राइस पे वो बेच पाएंगे, और बाद में वो जो पैसे हैं शायद वो चैरिटी में यूज़ करे या फिर कंपनीज में ग्रोथ करना चाहती है। तो यहाँ पर मेजर बेनिफिशियरी ऐसे टाटा सन्स निकल कर आते हैं। ये मेरे फ्रेंड की मुझे थियरी बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की है। ऑफकोर्स एक थियरी है, इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, बस एक सोचते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, इसके पीछे कोई फंडामेंटल लॉजिक हमें दिखाई नहीं पड़ता है। उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो मेरे साथ शेयर किया, और यही स्टोरी मैंने आपको पास ऑन की है। आप बताइए कि आपको ये थियरी क्या सही लगती है, क्या गलत लगती है? मुझे आपका व्यू जानने में बहुत इंटरेस्ट है। अब नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल्स थोड़े वीक हो चुके हैं, मार्जिन स्लाइटली नीचे चले गए हैं, और एफआईएस का स्टेक आपको स्लाइटली नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कंपनी में दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी वीक नज़र आता है। एक बार कोई बाउंस देखने को मिले तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए 3400 से 3500 के बीच में खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।